हेलो एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर एंड आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेसिकली अगर हम इसे थोड़ा सॉर्ट करें तो हमारे पास तीन चैप्टर्स है, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ओके, बेसिकली अगर हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं तो इन चैप्टर्स को अपने को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर एक बार रीड कर लेंगे अपने को क्लियर हो जाएगी बात। मुद्दा अगर आप समझ लोगे, ये तीनों चैप्टर्स, जैसे अभी तक आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स चल रहे हैं वो आपको एक कंज्यूमर का बिहेवियर समझा रहे हैं कि एक कंज्यूमर अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब जो 2-3-4 चैप्टर्स हैं हमारे, उनमें हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में, कि हमारा ये जो इकोनॉमिक एजेंट प्रोड्यूसर है ये किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से इसका प्रोडक्ट काम करेगा, किस तरीके से इसकी कॉस्ट काम करेगी, किस तरीके से इसका रेवेन्यू काम करेगा। सब चीजों को जोड़कर हम लास्ट में समझेंगे कि एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम तक किस तरीके से पहुंचेगा। जैसे कंज्यूमर का एक इक्विलिब्रियम था, एक मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन था, वैसे प्रोड्यूसर कब किस चीज से अपनी सेटिस्फैक्शन गेन करेगा, कब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। पर उधर पहुंचने से पहले अपन को क्या करना है, ये सारे चैप्टर समझना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इस चैप्टर को ढंग से समझ लो। कॉस्ट एंड रेवेन्यू आपके पास एज बाय प्रोडक्ट निकल जाए। प्रोडक्ट को अगर समझ लिया ना तो उसकी कॉस्ट कैसा बिहेव करेगी, उसका रेवेन्यू कैसा बिहेव करेगा, वो आप ऑटोमेटिकली समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन, अभी प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है कि हम जब भी क्या कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट बना रहा है। हाँ या ना, इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बन रहे। अब इस आउटपुट को बनाने के लिए प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ इनपुट्स तो यूज करने पड़ेंगे ना। इनपुट्स यूज करेगा। जब हम इन इनपुट्स और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं तब हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन की। क्या मतलब है रिलेशनशिप बनाते थे? कुछ नहीं करना। अगर मैं एक इंजीनियर हूं एंड मैं सारा ऐसा कैलकुलेशन करके आपको बताऊं कि अगर आप 5 किलो रॉ मटेरियल यूज करोगे तब जाके आपके पास एक चीज का पैकेट बनेगा। 5 किलो दूध यूज करोगे तब जाके आपके पास एक चीज का पैकेट बनेगा। यहां पर मैंने क्या किया, जो मेरा इनपुट है उसके और जो मेरा आउटपुट है उसके बीच में मैंने एक रिश्ता बना दिया। क्या रिश्ता बनाया? 5 से 1 बनेगा जी। 5 से कितना बनेगा? 1 बनेगा। जब आप इस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशन बना रहे हो तब आप बात कर रहे हो एक प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन फंक्शन की। इस चीज की ऑब्वियसली हमें जरूरत पड़ेगी। एक प्रोड्यूसर को एस्टिमेट लगाना पड़ेगा ना कि क्या क्या कितना कितना इनपुट लग रहा है, कितना आउटपुट जनरेट करने के लिए। हाँ है ना? अच्छा, प्रोड्यूसर ने जब वो अंदाजा लगा लिया, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन फंक्शन बना लिया। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारी बुक हमें दिखाते हैं कैसा दिखता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हमारी बुक हमें दिखाती है कि कुछ ना कुछ क्या होगा, QX यानी कि आउटपुट होगा। वो कैसे बना है? कुछ ना कुछ हमने क्या डाला है, कैपिटल डाला है एंड कुछ ना कुछ हमने क्या डाली है, लेबर डाली। यहां पर अगर हम कैपिटल एंड लेबर की बात करें, आपको रॉ मटेरियल भी लग रहा है, बिजली भी लग रही है, इतना कुछ लग रहा है, तो वही चीजें क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है ये हमारे सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो हमारी कैपिटल है ये हमारे सारे के सारे फिक्स्ड फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप बोलोगे यार ये क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर इस तरीके के इनपुट्स होते हैं
जो विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट बदल जाते हैं। एग्जाम्पल से समझे, मान लेते हैं हमने क्या की, एक समोसे की रेडी लगाई, यहां पर हम क्या बोलते हैं, मिस्टर समोसे वाला। हमने ऐसी क्या कर ली, एक छोटी सी शॉप खोल ली ना। इस शॉप में आप क्या कर रहे हो, आपने लोगों को काम पे रखना शुरू किया, ठीक है। तो आपने एक बंदे को एज वेटर रख लिया, एक बंदे को एज बर्तन मांजने वाला रख लिया। प्लस अब समोसा बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, गैस की जरूरत पड़ेगी, हाँ है ना, कढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, हम इसे लिख लेते हैं यूटेंसिल, और हमें किसकी जरूरत पड़ी, गैस, एंड हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, 50 चीजों की हमने ऐसे क्या किया, लिस्ट बना। अब अगर मैं पहले 10 समोसे बना रही हूं, ठीक है, एंड 10 दिन बाद मैं 100 समोसे बना रही हूं, जब मैं आउटपुट 10 पे खड़ी हूं और जब मैं आउटपुट 100 पे पहुंची, क्या क्या फैक्टर्स आपकी जो लिस्ट आपने बनाई कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स बदल जाएंगे, वो होंगे वेरिएबल फैक्टर, एंड जो फैक्टर्स नहीं बदलेंगे वो होंगे फिक्स्ड फैक्टर। यानी कि मान लीजिए हमने लिखा था इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, सर्व करने वाले लोग, अगर समोसे बहुत ज्यादा है तो सर्व करने वाले लोग भी तो बढ़ाने पड़ेंगे, हाँ। ये सब फैक्टर्स क्या होगा, जब आप 10 से 100 पे या 10 से 1000 पर जाओगे तो ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ये सारे इनपुट्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन जो आपकी शॉप है, जो आपकी कढ़ाई है, वो तो उतने का उतना ही रहेगा, हाँ है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो आपका फिक्स्ड फैक्टर है। यानी कि दो फैक्टर्स की हमने बात की, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। है क्या ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें हैं प्रोड्यूसर के लिए उसके इनपुट्स। अब इनपुट्स अगर तो फिक्स्ड है, यानी कि आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट है, आपका कैपिटल है। अगर समोसे वाले ने अपनी उम्र भर की कमाई लगा के 1 लाख रुपए खर्चा करके क्या किया, बिजनेस चालू किया, तो वो और पैसे तो कहीं से नहीं लाने वाला ना। कैपिटल तो उसका फिक्स हो गया ना, मशीन तो उसकी फिक्स हो गई ना, कढ़ाई तो फिक्स हो गई ना, दुकान फिक्स हो गई ना। ये सब चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, फिक्स्ड फैक्टर में आ जाएंगी। वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, ऐसे फैक्टर जो स्केल के साथ नहीं कहेंगे, जो हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम अपना बिजनेस आउटपुट, हाँ आउटपुट कहेंगे, आउटपुट जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो भी फैक्टर्स चेंज करेंगे उनको हम बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज। वेरिएबल शब्द जहां भी यूज हो रहा है वो क्या हमें शो करता है, चेंज शो करता है। तो ऐसे इनपुट्स जो बदलने वाले विद द लेवल ऑफ आउटपुट, हम उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे। एंड जो नहीं बदलेंगे, जो फिक्स के फिक्स ही रहेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड फैक्टर। इसका एग्जाम्पल हमारी बुक हमें इसका सिंबल क्या दे रही है, यहाँ पे कैपिटल, एंड यहां पर क्या दे रही है, वेरिएबल फैक्टर का लेबर। तो अगर हम वापस यहां पर चले अपनी इक्वेशन पे, तो हम क्या देख सकते हैं, इसको सबको हटा दें यहां से, समोसे वाले को। क्या हमने नोटिस किया कि प्रोडक्शन फंक्शन का जो इक्वेशन है वो आपकी बुक कैसे लिखेगी, इस तरीके से लिखेगी। एफ का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप, किसके बीच में, कैपिटल और लेबर के बीच में। कितना कैपिटल लगा उस पर, कितना लेबर लगा, क्या उससे आउटपुट जनरेट हो पाया, ये हमें क्या बताएगा, कौन बताएगा, प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा। नाउ द थिंग इज कि अगर आपको लग रहा है ये कोई इकोनॉमिस्ट आपको बताने वाला है कि कितना आउटपुट आएगा, कितना कैपिटल और लेबर लगा के, आप गलत है। ये आपको बताएंगे आपके इंजीनियर्स। यानी कि ये कोई इकोनॉमिक फिनोमिना नहीं, ये एक क्या है, टेक्निकल फिनोमिना। आपकी बुक आपको स्पेसिफिकली शब्द बताएगी, बोलेगी कि टेक्निकल रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। गलत मत समझ लेना, कहीं कहो कि यार ये तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, इकोनॉमिस्ट ने बता देना, नहीं, ये इंजीनियर बताएगा कितना इनपुट लग रहा है, कितना आउटपुट उससे जनरेट होगा। हाँ यहाँ इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शन हमें समझ में आ रहा है, तो अगर हम कुछ और बात करें कि अगर
हम एक एग्जाम्पल कोई अपने कंटिन्यू करें कि आपका ये समोसा वाला है, हाँ या ना, ये पहले 100 समोसे बनाता था, 6 महीने बाद इसकी डिमांड, दुकान अच्छी चल रही थी, डिमांड 1000 रुपए पहुंच गई। अब 2 साल बाद इतना ज्यादा रश होने लग गया है कि इसको पता है कि इसके समोसे पहले ही खत्म हो जाते, दोपहर तक ही खत्म हो जाते अगर दुकान शाम तक चले। सारे शहर से लोग आते हैं इसकी दुकान पे, अगर दुकान शाम तक चले तो ये 1 लाख समोसे बेच सकता है। अब 1 लाख समोसा उस एक कढ़ाई से निकालना पॉसिबल है या एक ही दुकान पर बेचना पॉसिबल है? बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? बड़ी दुकान चाहिए होगी, हाँ है ना, बिल्कुल चाहिए होगी। तो अगर हम बात करें फंक्शन कैसे करेंगी चीजें, जब भी हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, जब भी प्रोड्यूसर अपना काम चालू कर रहा है, तो अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर की बात करेंगे, तो वहां पर अगर हम कहें कि ये समोसे वाला 4 और दुकानें खोल लेगा तो बड़ा मुश्किल वाला हिसाब किताब हो जाएगा। इसके पास उतना पैसा नहीं होगा और मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि ये दुकान एक और खरीद के काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये 4 साल से दुकान चल रहा है एंड इसको पता है कि मेरे दुकान का काम बहुत बढ़िया है, एंड अगर यही दुकान मैं एक उधर वाले मोहल्ले में, अगर मैं नॉर्थ साइड बैठा हूँ शहर के, एक साउथ साइड भी खोल दूं मैं दुकान, तो मेरी दुकान बढ़िया चल जाएगी। यानी कि मैं एक शॉप ऐड ऑन कर दूं, जहां मेरे पास एक शॉप है वहां मेरे पास कितनी शॉप हो जाए? 2 शॉप हो जाए, तो मैं चीजों को क्या कर पाऊंगा? बेटर मैनेज कर पाऊंगा। 4 साल बाद प्रोड्यूसर ऐसे विचार लेकर आ सकता है क्योंकि उसने बिजनेस में से कुछ ना कुछ कमा लिया होगा, अब वो अपना स्केल बढ़ा सकता है। यानी कि शॉर्ट रन में अगर हम बात करें तो जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर है, जैसे दुकान हमारी क्या थी? फिक्स्ड फैक्टर थी। शॉर्ट रन में हमारा फिक्स्ड फैक्टर बदल नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत छोटा टाइम पीरियड है, फिक्स्ड फैक्टर में बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करें, लॉन्ग पीरियड में चांसेस होते हैं कि आपकी एक दुकान बड़ी दुकान बन जाए या फिर आप एक क्या करो और दुकान खोल लो। तो यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर था, दुकान क्या थी हमारी? फिक्स्ड फैक्टर थी, दुकान में क्या आ गया? चेंज आ गया। यानी कि जो फिक्स्ड फैक्टर था वो अब फिक्स्ड नहीं रहा। हाँ, किसको बात समझ में आई? हमने क्या समझा कि अगर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन इतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, वहां पर आपके फिक्स्ड फैक्टर्स भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर पहले आपके पास एक फैक्ट्री थी, एक ही साल के अंदर अंदर आप 4 और फैक्ट्रीज नहीं खोल सकते, लेकिन आपका 10 साल का ये प्लान जरूर हो सकता है कि मैं 4 फैक्ट्रीज खोल दूंगा, हाँ है ना। तो शॉर्ट रन में जितना भी आउटपुट बढ़ेगा वो किसकी बदौलत बढ़ेगा? वेरिएबल फैक्टर की बदौलत बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर बदलेगा नहीं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही हम बढ़ा के आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन, लंबा पीरियड ऑफ टाइम, इधर क्या हो सकता है? फिक्स्ड फैक्टर भी फिक्स्ड नहीं रहेगा, फिक्स्ड फैक्टर में भी बदलाव आ सकता है। किसको बात समझ में आई? आपकी बुक इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेगी? अगर हम बात करेंगे शॉर्ट रन की और अगर हम बात करेंगे लॉन्ग रन की, यहां पर हमारे पास आ गया लेबर, यहां पर हमारे पास आ गया कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। किसको बात समझ में आ रही है? ये हमने क्या किया? ग्राफिकली चीजों को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। शॉर्ट रन में क्या होगा? हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहेगा, 2 है 2 ही रहेगा। लेकिन हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है हम क्या करेंगे? इसे इंक्रीज करते जाएंगे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो शॉर्ट रन का आपका जो ग्राफ है कैपिटल एंड लेबर का, वो इस तरीके का। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन में क्या चांसेस है कि अगर आपके पास पहले कितना था? लेबर 2 थी, कैपिटल 2 थी,
आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास चांसेस रहेंगे अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने एंड साथ साथ लेबर को इंक्रीज करने, क्योंकि आपकी कैपिटल यहाँ पर क्या कर सकती है, राइज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम हमें मिल गया, एक की जगह 4 फैक्ट्रीज खोल सकते हैं। लॉन्ग रन का हमारा कैपिटल लेबर ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। इसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो बेसिकली एक आइडिया डेवलप कर पाए हम लोग कि देखो हमने क्या क्या भी बात की है, इसे सॉर्ट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, वन शॉट में कवर करेंगे, ज्यादा है नहीं चैप्टर्स में कुछ, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमने बात की कि प्रोडक्शन फंक्शन का सबसे पहले हमने समझा मतलब क्या मतलब है, बताओ। प्रोडक्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, हाँ या ना। इसको लिखेंगे कैसे, इक्वेशन देखा हमने, QX यानी कि आउटपुट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, हाँ या ना। फिर हमने बात की कि ये फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है एंड वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। देन हमने समझा कि ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर कैसा बिहेव करते हैं जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की एंड जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन। अगर हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन बना के देखें तो कैसा दिखेगा, QX इज इक्वल्स टू कैपिटल एंड लेबर होता है, हाँ या ना, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ कैपिटल एंड लेबर। शॉर्ट रन में हमने क्या बोला कि हमारे कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मुझे आउटपुट, मैं 1 पे खड़ी हूं तो मेरा फंक्शनल रिलेशनशिप कैपिटल मान लेते हैं 2, लेबर मान लेते हैं 1, 2:1 बन रहा है मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। अगर मैंने क्या किया, आउटपुट को इंक्रीज कर दिया तो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन कैसा दिखेगा, फिक्स्ड फैक्टर में, कैपिटल में नो चेंज। लेकिन अगर हम बात करें लेबर वेरिएबल फैक्टर की तो ये क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर कैपिटल रेशियो है वो क्या कर गया, चेंज कर गया। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन में क्वांटिटी अगर मुझे 1 चाहिए तो मेरा ये चल रहा है, हाँ या ना। अगर मैं अपनी क्वांटिटी को क्या करना चाहती हूँ, इंक्रीज करना चाहती हूँ एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम में, तो मैं क्या करूंगी, क्या हुआ यहाँ पर मेरा कैपिटल भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, K की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई एंड L की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई। अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आपका जो रेशो पहले था और अब था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। यानी कि यहां पर जब हम लॉन्ग रन में रिटर्न्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिटर्न्स की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि यहां पर रिटर्न्स आ रहे हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, स्केल की वजह से आ रहा है। यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो शॉर्ट रन में रिटर्न्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर की वजह से आ रहे हैं। तो शॉर्ट रन फंक्शन को हमेशा बोला जाएगा रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉन्ग रन को बोला जाएगा रिटर्न्स टू अ स्केल। यहां पर हमारा रेशियो क्या करेगा, चेंज करेगा, यहां पर हमारा रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात, हाँ है ना। लॉन्ग रन शॉर्ट रन में अपने को कोई दिक्कत आ रही, नहीं दिक्कत आ रही। तो हमारी बुक अब हमें क्या पढ़ाएगी, आगे हम लोग क्या समझेंगे, लॉन्ग रन को हम मारेंगे गोली। हम लोग सिर्फ बात करेंगे सारे बिहेवियर्स को, प्रोडक्ट कैसे कैसा बिहेव करने वाला है अलग अलग लेवल्स पे, उसको समझेंगे सिर्फ शॉर्ट रन के कॉन्टेक्स्ट। हाँ है ना, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया हमें, चीजें समझ आई, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सॉरी वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर क्या है, कॉस्ट आ गया दिमाग में। चलो अब हमें अगर समझ में आ गया कि मीनिंग समझ में आ गया, बिहेवियर समझ में आ गया कि शॉर्ट रन में चीजें कैसे काम कर रही हैं, लॉन्ग रन में चीजें कैसे काम कर रही हैं, तो हम बात कर सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट क्या है, हाँ या ना, ओके। तो अगर हमें बात करनी है कि
ओके, हम मानते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है, 1 1 1 1 1 1। फिक्स्ड फैक्टर में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, एल मान ले रही हूं मैं इसे। फिक्स्ड फैक्टर को हम क्या माने, के मान ले। ओके, वेरिएबल फैक्टर है, मान लेते हैं पहले 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। ओके, चीजों को एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करें। आपके पास क्या है, ये पीस ऑफ लैंड है, आप हो एक फार्मर। आप क्या हो, एक फार्मर। फार्मर के पास एक पीस ऑफ लैंड है। अब आप क्या करते हो, आपके पास इतना मैन पावर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही लेबर पे रखा हुआ है बंदा, तो वो सारे लैंड को अच्छे से क्या करता है, अच्छे से इसमें दाना बीज नहीं पाता। वो सिर्फ इतना ही एरिया क्या करता है, लैंड का कवर कर पाता है, इतने ही एरिया में दाने बीज पाता है। हाँ या ना? यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड ही है, लेबर कितनी है, 1 है, तो उस पे हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा है, मान लेते हैं 10 आ रहा है ना। आप क्या करते हो, यार अच्छे से काम नहीं हो रहा अभी, लैंड कम ही लैंड यूटिलाइज हो पा रहा है, मैं एक काम करता हूं, मैं 2 लेबर रखता हूं। दूसरा लेबर आया, आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज करें, मान लेते हैं 20 हो गया। आपने चेक, अभी भी कम है। तीसरा लेबर रखा, तीसरा लेबर आया, आउटपुट क्या हो गया, और इंक्रीज हो गया। मान लेते कितना हो गया, 30 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, चौथे लेबर को लेके आ गए, आउटपुट फिर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नाउ आप एक फार्मर हो, आपके दिमाग में क्या बैठ गया कि जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ाता हूं, जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ा रहा हूं, मेरा टोटल प्रोडक्ट क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया चीज हो रही है, हाँ या ना? तो आपने क्या किया, आपने एक और लेबर को काम पे रखा, उसने भी क्या किया, काम किया सबके साथ मिलकर। हाँ है ना? अब तक नंबर कितना हो चुका है लेबर का, 5वें नंबर का लेबर आप रख चुके हो, उसने और काम किया, हमारा जो आउटपुट है वो पहुंच गया 42। ग्रेट। उसके बाद आपने क्या किया, एक और लेबर को काम पे रखा। आप तो कह रहे बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है ना, इस बार आपका आउटपुट बढ़ा दो, 42 गया। उसके बाद आपने क्या किया, एक और लेबर को काम पे रखा। किसको बात समझ में? आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, काम पे रखते जा रहे हैं, देख रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर एक्चुअली अगर हम चेक करें, पहले प्रोडक्ट क्या कर रहा था, 10 बढ़ा था, 10 बढ़ा था, 10 बढ़ा था। यहां पर सिर्फ 2 की ही ग्रोथ हुई, यहां पर कोई ग्रोथ हुई नहीं। ये चक्कर क्या है, पहले लेबर बढ़ाने से तो हमारा यहाँ पे सामान बढ़ रहा था, आउटपुट बढ़ रहा था, लेकिन अब इनपुट बढ़ाने से सामान बढ़ ही नहीं रहा। क्यों भाई? रीजन आपके सामने ही तो है, क्योंकि लैंड क्या था, फिक्स्ड था, एंड हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर होगी इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। अब जब आप उस कैपेसिटी को रीच कर गए थे यहां पर, उसके बाद भी अगर आप लोगों को डालते जाओगे यानी कि वेरिएबल फैक्टर और लाते जाओगे, तो एक्चुअली आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं करने वाला, क्योंकि आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है वो अपनी मैक्स कैपेसिटी पे पहुंच चुका है, एंड जो वेरिएबल फैक्टर है वो फिक्स को रिप्लेस तो नहीं कर सकता ना। यानी कि जमीन का काम इंसान तो नहीं कर सकता ना, उगाएगी तो जमीन ही ना, लैंड का काम लेबर तो कर नहीं सकता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिक्कत क्या हो जाएगी, लोग ज्यादा है लेकिन उतनी लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर उतना हमारे पास नहीं है, इसीलिए आउटपुट क्या होगा, रुक जाएगा। किसको बात समझ में आ गई? अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि काम कैसे कर रहा है, तो हम बात कर सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। देखो सिंपल करके समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट ऑफ लैंड हमारे पास गिवन है 1 1 1 1 1 फिक्स्ड फैक्टर, यूनिट ऑफ लेबर हमें गिवन है कुछ 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 कुछ। नाउ हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा कोई भी लेबर नहीं लगा है, फिक्स फैक्टर तो आपने लाके रख लिया ना, लेबर नहीं है तो काम शुरू नहीं होगा, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है। टोटल प्रोडक्ट मतलब कितना प्रोडक्ट बना है इन टोटालिटी। अगर आपने एक लैंड लगाया साथ में एक लेबर लगाया तो आपका टोटल प्रोडक्ट 6 आ गया।
देन हमने दूसरा 20, 48, 72, 80, 84, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा है। फिर हम क्या देख रहे हैं 80 के बाद 84 पे पहुंचा। उसके बाद जब एक और वेरिएबल फैक्टर डाला, बढ़ना बंद कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है, घटना शुरू हो गया। क्या मतलब है इस बात का, अगर टीपी को समझना है ना तो एमपी को देखो। एमपी क्या होता है वो आपको बताएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि हर एडिशनल लेबर डालने से आपको कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिला। तो पहले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, फिर आपको 6 मिलने लगा। पहले लेबर से, पहले वेरिएबल फैक्टर से 6 यूनिट का प्रोडक्ट मिला। जब 2 वेरिएबल फैक्टर्स हो गए तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट 20 का आने लगा। लेकिन हर एक, जब हम बात करेंगे 6 से जब आप 20 पर आए, चेंज कितना आया यहाँ पर, 14 का, यानी कि पहले 6 पर थे, अब आप 14 यूनिट्स और प्रोड्यूस, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का। बहुत खुश हो क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर पा रहे हो, पहले कम था अब ज्यादा हो रहा है, वेरी गुड। 20 से 48 पर है और बढ़ गया प्रोडक्शन, 3 लोग मिलके और एफिशिएंसी से काम करें, बढ़िया काम कर रहे, एकदम फर्स्ट, और बढ़ गया। फिर आप क्या कर रहे हो, 28 से 24, अरे ये तो डिक्लाइन करना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा लेबर डाल रहे हो। अब एक्स्ट्रा लेबर डालोगे तो कुछ ना कुछ आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मिलके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि चेंज कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कितना हो रहा है, तो अब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस 28 नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस सिर्फ 24 ही हो रहा है। जितना पहले हो रहा था उससे अब आप 24 स्टेप्स आगे का ही जंप मार रहे हो। फिर आप 8 स्टेप्स आगे का ही जंप मार रहे हो, फिर आप 4 स्टेप्स, अभी यहां तक हम लोग आगे आगे जंप मार रहे हैं, पर जंप का साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने जंप ही नहीं मारा, जितना प्रोड्यूस था वहीं पर हम क्या है, रुक गए हैं। उसके बाद हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हम जंप आगे मारने की जगह जंप पीछे मारे, प्रोडक्ट बढ़ने की जगह प्रोडक्ट क्या हो गया, घटने। घटा क्यों है प्रोडक्ट, घट कैसे सकता है, जमीन तो उतनी रहेगी ना। अगर बहुत ज्यादा लोग काम करेंगे तो उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होगा, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होगा, तो आपसी सब लोग इकट्ठा काम करने की वजह से वहां पर प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, जितना हो सकता है उससे। किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही, हाँ है ना। तो अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है, अगर हम बात करें टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर आपने डाला हुआ है, जितना भी फिक्स्ड फैक्टर डाला हुआ है, उससे टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है। एंड जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम चेक करते हैं कि जब वेरिएबल फैक्टर 1 था तब प्रोडक्शन थी 10 की, जब 2 हो गए तब प्रोडक्शन हो गई 12 की। चेंज कितना आया, प्रोडक्शन में चेंज कितना आया, 2 यूनिट्स का चेंज आया, इसे हम क्या बोल देंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट बोल देंगे। जब आप देखते हो कि पहले यहां पर खड़े थे, अब टोटल प्रोडक्ट यहां पहुंचे, आपने कितना जंप लिया, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी जब पढ़ते थे तब भी तो यही देखते थे, पहले सेटिस्फैक्शन इतना था, अब सेटिस्फैक्शन इतना हो गया, कितना जंप लिया। हमेशा जब भी मार्जिनल शब्द आपके सामने आके खड़ा होता है, चाहे वो कॉस्ट में आए, प्रोडक्ट में आए, यूटिलिटी में आए, रेवेन्यू में आए, कहीं भी आए, वो हमें एक ही बात समझाना चाहता है कि आप टोटल में पहले यहां पर खड़े थे, अब टोटल में आप यहां पर पहुंच चुके हो, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फर्क कितना है, किसको बात समझ में आई, मार्जिनल टोटल समझ में आ गया। तो एक और चीज भी लिखी हुई है वहां पे, क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट। ये क्या चीज होती है जी, सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं एक बंदा 10 यूनिट्स बना रहा है, 2 बंदे 20 यूनिट्स बना रहे हैं और 3 बंदे 18 यूनिट्स बना रहे हैं, हाँ है ना। इसको चेंज करके 21 कर देते, चलो 3 बंदे कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 21 यूनिट्स बना रहे हैं। तो ये डाटा देके मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ ए बी सी तीनों केसेस में एक बंदा कितना आउटपुट बना रहा है, तो आप बताओगे यहाँ पर एक बंदा कितना बना रहा है, 10 बना रहा है जी। यहाँ पर 2 बंदे मिलके 20 बना रहे हैं, यानी कि एक बंदा कितना बना रहा है, 20 को मैं 2 लोगों में बराबर बराबर बांट दूं, ये प्रोडक्ट है टोटल, ये हमें क्या बता रहा है, 2 लोग हैं, तो बराबर बराबर बढ़ जाए दोनों में, कितना आ गया, यहाँ पर भी 10 प्रोडक्ट एक बंदा बना रहा है। यहाँ पर जबकि हम बात करें 21 टोटली बना है, 3 लोगों ने मिलके बनाए, तो तीनों में अगर बराबर बराबर बांटे
हर व्यक्ति कितना बनाता है? 7 ही बना रहे, हाँ या ना? जब आप ये चीज फाइंड आउट करते हो कि एक वेरिएबल फैक्टर कितना बना रहे, तब आप फाइंड कर रहे होते हो एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 6। कितने लोगों ने बनाया? 1 ने। कितना? टोटल प्रोडक्ट कितना है? 20। कितने लोगों ने बनाया? 2। कितना आ गया? टोटल प्रोडक्ट कितना है? 48। कितने लोगों ने बनाया? 3। कितना आ गया? एवरेज प्रोडक्ट आपको सिंपल एक चीज बता रहा है कि जब हमारे पास टोटल इतना प्रोड्यूस हो रहा है एंड ये टोटल 6 लोगों ने मिलके बनाया, तो एक बंदे ने कितना बनाया? क्या देख सकते हैं? एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली तो हमारा क्या कर रहा है? राइज कर रहा है यहां तक। उसके बाद क्या होने लग गया? एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लग गया। हाँ या ना? समझ में आ रही है कुछ बात? अच्छा, अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि टीपी एमपी एपी क्या होता है, तो लॉ पे जाने से पहले हम टीपी एमपी एपी को क्या करेंगे? डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके देखते हैं। इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर ग्राफ में डालूंगी तो कैसा दिखेगा? मैं क्या नोटिस कर रही हूँ? टीपी मेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद घटेगा। हाँ या ना? तो मेरा ग्राफ भी ऐसे ही बोलेगा। टीपी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होने के बाद क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा। हाँ या ना? जो हमारा एमपी है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? डिक्लाइन करना शुरू कर देगा एंड देन एक पॉइंट पे जाके वो 0 और नेगेटिव भी हो जाएगा। तो हमारा एमपी भी क्या कर रहा है? इंक्रीज, 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 देन एक पॉइंट पे आके डिक्लाइन। एंड जहां पर हमारा एमपी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, वो हमारे टीपी का क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है। जहां पर टीपी डिक्लाइन कर रहा है वहां पर हमारा एमपी क्या हो रहा है? नेगेटिव हो। हाँ या ना? किसको बात समझ में? ये आपका क्या बन जाएगा? टीपीएमपी का डायग्राम बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ओके, तो हम क्या करने वाले हैं? ये हमें समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। अब हम समझेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कोई नई बात नहीं है, जो आप पढ़कर आए हो ना। ये जो सारी चीजें हमने, सारा बिहेवियर हमने समझा, जब मैं इसको क्या कर दूंगी? इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या बोलेगा कि जब आप क्या कर रहे हो? आप जब शॉर्ट रन में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप काम कर रहे हो शॉर्ट रन में, तो जो आपका कैपिटल और आपका लेबर का रेशियो है, ये रेशियो वेरिएबल है। क्या मतलब है? ये रेशियो चेंज कर रहा है। पहले कैपिटल कितना लिए? 1, लेबर कितना लिए? 0, फिर कैपिटल 1, लेबर 1, फिर कैपिटल 1, लेबर 2। ये जो रेशियो है कैपिटल और लेबर का, ये क्या है? वेरिएबल है। हाँ या ना? तो जब भी आप वेरिएबल प्रपोर्शन में खड़े होगे, उसके लिए एक लॉ बना दिया गया है, जो कि आपको सिंपल सी बात बोलेगा। पता है क्या बोलेगा? कि सबसे पहले आपका टीपी क्या करेगा? राइज करेगा। उसके बाद आपका टीपी क्या करेगा? राइज करेगा, लेकिन स्लो स्पीड पे। उसके बाद आपका टीपी क्या करेगा? अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका टीपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। होगा कैसे कैसे? टीपी इंक्रीज कब करेगा? जब आपका एमपी राइज कर रहा है। टीपी इंक्रीज करेगा स्लो कब? जब आपका एमपी डिक्लाइन कर रहा है, गिर रहा है उसका वैल्यू। टीपी अपने मैक्स पॉइंट तक पहुंच जाएगा जब आपका एमपी 0 हो चुका एंड टीपी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होगा, टीपी रहेगा तो पॉजिटिव ही, माय बैड। टोटल प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रीजन क्या है इसका? कि जो भी आपका प्रोड्यूस है वो नेगेटिव वैल्यू में नहीं जा सकता। 0 हो सकता है पर डिक्लाइन कर सकता है, पर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कि आप जो एक फार्म में से प्रोड्यूस निकाल रहे हो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? एट मैक्स 0 हो सकती है। हाँ या ना? तो हम क्या बोलेंगे? टीपी नेगेटिव नहीं हो रहा, हम इसको बोलेंगे कि टीपी क्या हो रहा है? डिक्लाइन करेगा, फॉल डाउन करने लगेगा। टीपी फॉल डाउन कब करेगा? जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाए? नेगेटिव। ये नेगेटिव हो सकता है
कि अब जो हर एडिशनल बार जो जंप मार रहे थे वो आप आगे की जगह पीछे को मारने लगे। हाँ है ना, इतनी बात हमें समझ में आई। देखो इसी चीज को यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हमारा टीपी क्या कर रहा है, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ पर अलग अलग कलर्स में मार्क करके देखो, 3 स्टेजेस, यहाँ पे 4 स्टेजेस आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेंगे। सबसे पहला स्टेज हमारा क्या होगा, जब हमारा एमपी राइज कर रहा है और टीपी भी क्या करेगा, राइज करेगा, ये फर्स्ट स्टेज। उसके बाद क्या होगा, आपका एमपी डिक्लाइन कर रहा है, टीपी बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड से, लो हो जाएगा, इसका बढ़ने की जो बढ़ने की हम क्या कहेंगे, जो स्पीड थी ना वो स्पीड घट जाएगी। ओके, फिर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, यहां पर आपका टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, क्योंकि एमपी 0 हो चुका, कोई भी एडिशन हो नहीं। एंड बिल्कुल एंड वाले पॉइंट की बात करें तो टीपी पिछली वैल्यू से डिक्लाइन कर गया है, क्योंकि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव चला गया। यहां पर अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग स्पीड पे, फिर टीपी बढ़ेगा डिक्रीजिंग स्पीड पे, फिर टीपी अपने मैक्स पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एंड देन फाइनली टीपी डिक्लाइन करने लगेगा। ये होगा, और रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट इसके रिस्पॉन्स में होगा। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट राइज कर रहा है, टीपी इंक्रीजिंग स्पीड पे बढ़ रहा है, जब ये क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, तो टीपी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड पे। जब ये मैक्स पॉइंट पे पहुंचा है तब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो चुका है, एंड जब ये डिक्लाइन कर रहा है टीपी हमारा, तब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो चुका है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बुक में एग्जैक्टली स्टेटमेंट लिखेंगे कि इनिशियली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट टोटल प्रोडक्ट राइजेस या इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग स्पीड व्हेन MP is positive. When MP starts declining, TP increases but at diminishing rate, बढ़ेगा लेकिन घटती स्पीड पे बढ़ेगा। Okay, and when marginal product reaches 0, TP reaches its maximum amount या maximum height या maximum capacity। उसके बाद क्या लिखेंगे, when marginal product becomes negative, हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा, विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमें समझ में आ रहा है, हाँ है ना, बिल्कुल क्लियर हो गई अपने को ये बात। ओके, अगर अपने को ये चीज क्लियर हो गई कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, तो जो ये मोर रिलेशनशिप्स बोलते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं की हुई, इन्हीं रिलेशनशिप्स को आपकी बुक फिर से स्टेट कर देती है कि टीपी के बढ़ने का मतलब है, अगर इंक्रीजिंग स्पीड पे बढ़ रहा है यानी कि एमपी राइज कर रहा है, टीपी अगर इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग स्पीड पे, तो मतलब हमारा जो एमपी है वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। टीपी अगर क्या 0 पे पहुंच चुका है, टीपी अगर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है, तब हमारा एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड देन टीपी अगर डिक्लाइन कर रहा है, माइनस 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 कुछ वैल्यू घटने लग गई है, तो हमारा एमपी नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। एक तो ये रिलेशन देंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, एक देंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पर हमारा एमपी क्या कर रहा है, यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, एपी हमारा यहाँ तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जो एवरेज प्रोडक्ट हम देख रहे थे, यहां से हमारा एमपी डिक्लाइन करना शुरू कर गया, हाँ है ना, यहां से एमपी डिक्लाइन करना शुरू कर गया। यहां से हम हमारा एपी भी क्या नोटिस करेंगे, इस पॉइंट के बाद से एपी भी क्या करेगा, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। किसको बात समझ में आ रही, बस ये हमारा रिलेशनशिप बच जाएगा एमपी और एपी के बीच में, कि जब तक ये बढ़ रहा है तब तक एपी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड हम यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हैं कि जो एमपी है उसकी वैल्यू ज्यादा है एपी से। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 16। एमपी ज्यादा रहेगा एपी से, किस केस में, जब एमपी एपी राइज कर रहे हैं। जब एमपी एपी डिक्लाइन करने लग जाएंगे तब हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद, इस कॉमन पॉइंट के बाद हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारा जो एमपी है वो एपी से क्या होगा, छोटा होगा। 8, 16, 4, 14,
012। किसको बात समझ में आई? यानी कि ये हमें क्या शो करने की कोशिश कर रहा है? ये हमें सिंपल सी बात ये दिखा रहा है कि जब तो क्या कर रही है, चीजें अच्छी हैं, चीजें इंक्रीज कर रही है, तो एमपी क्या है, आगे है। एंड जब चीजें डिक्लाइन कर रही है, नेगेटिव जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो भी एमपी आगे, एमपी ज्यादा गिरेगा। एमपी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, एमपी गिरेगा भी एपी से ज्यादा, जिसकी वजह से एपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा एंड यहाँ पर छोटा रहेगा। किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यानी कि एमपी जो है वो हमेशा ज्यादा बिहेवियर दिखाएगी या ज्यादा रिएक्शन दिखाएगी इन कंपैरिजन टू एपी। अगर बढ़ेगी तो ज्यादा बढ़ेगी, अगर घटेगी तो भी ज्यादा घटेगी। हाँ या ना? ये था हमारा कुल मिला के चैप्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। इसकी जो बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी बच जाती है, आपको जो भी चीजें लिखी होंगी कि ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो चीजें तो अपन पढ़ लेंगे। उसमें भी अगर कोई डाउट वगैरह हुआ तो लिख देना कॉमेंट इसमें, लाइव चैट में या कॉमेंट सेक्शन में, अपन डिस्कस कर लेंगे। मिलेंगे कल के लेक्चर में। आज हमने सारा प्रोडक्शन फंक्शन क्विकली रिवाइज कर लिया। डिटेल्स चाहिए तो एक बार आप क्या कर सकते हो, वीडियो को भी फॉलो अप की तरह देख सकते हो। अदरवाइज प्रोडक्शन फंक्शन का रिवीजन होपफुली हमने क्लियर कर लिया। कल अपन बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। मिलते हैं। हैव अ गुड डे गाइस।